हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के एक बार फिर एक अमेजिंग से सेशन में। हम लोग कर रहे हैं टैक्सेशन की रिविजनरी सीरीज फॉर सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स फॉर May 25, September 25 एज वेल एज फॉर January 26। मैं आप लोगों को इस रिविजनरी सीरीज के फीचर्स बता देता हूं जल्दी से। तो यहां पर हम लोग चैप्टर वाइज रिविजन कर रहे हैं, सारे के सारे चैप्टर्स की कवरेज यहां पर हो रही है। फ्री कलर्ड पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिल रहे हैं एंड दिस रिविजन सीरीज इज एप्लीकेबल फॉर May 25, September 25 एज वेल एज फॉर January 26। ये जो फ्री कलर्ड पीडीएफ नोट्स हैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो ये। और यहां पर हम लोग पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। इस पूरी रिविजनरी सीरीज में हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो उसको आप लोग अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरी बुक्स अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी बुक्स का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये इनकम टैक्स का शेड्यूल है। आज 2 अप्रैल है, वेंसडे, शाम 5 बजे का समय है और हम लोग आज इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ इनकम टैक्स का पूरा हम लोगों का रिवीजन यहां पर आकर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और ये जीएसटी का शेड्यूल है। जीएसटी हम लोगों का कल से स्टार्ट होगा और ये 14 अप्रैल तक आप लोगों का जीएसटी भी चलेगा। डन। तो ये आप लोगों का शेड्यूल है। तो आज हम लोगों को इनकम टैक्स लायबिलिटी वाला चैप्टर करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिवीजन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। So good evening to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. इनकम टैक्स का आखिरी चैप्टर आज हम लोग यहां पर रिवाइज करेंगे, इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इनकम टैक्स का आखिरी वाला चैप्टर हम लोग यहां पर आज रिवाइज करेंगे। तो इट्स बड़ा ही सिंपल है। मतलब बेसिकली जितने भी चैप्टर्स हम लोग सब कर चुके हैं उन सबका ही रिविजन इस वाले चैप्टर के थ्रू हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल इनकम के बारे में कि टोटल इनकम का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो द अमाउंट कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डिडक्शंस आउटलाइंड इन चैप्टर 6A फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम है। ग्रॉस टोटल इनकम में से जब आप चैप्टर 6A के डिडक्शंस को माइनस कर देते हो तो जो आपके पास इनकम बचती है वो हो जाती है आपकी टोटल इनकम, ठीक है। अब ग्रॉस टोटल इनकम का क्या मतलब होता है? ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है आप पांचों हेड्स की इनकम को कंप्यूट करो, जो भी आप लोगों को क्लबिंग या सेट ऑफ वगैरह वाली चीजें करनी है वो सब कुछ कर दो। उसके बाद जो आपके पास बचती है इनकम उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में से भी जब आप चैप्टर 6A के डिडक्शंस को माइनस कर देते हो तो हमारे पास जो बचती है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इनकम, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इनकम। डन। नाउ आइटम्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। इसको बस मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं, बाकी सब आप लोगों को मालूम है, ठीक। तो पर्सनल इनकम अंडर 5 इनकम कैटेगरीज। तो दिस इंक्लूड्स सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन प्रॉफिट्स एंड गेन्स, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। पहले तो आप ये लेते हो, उसके बाद मतलब आप सबसे पहले तो अपनी इनकम लेते हो इन पांचों हेड्स में से। उसके बाद अगर मान लो आप किसी फर्म या एलएलपी में पार्टनर हो तो उस फर्म से जो भी आपको इनकम मिल रही है वो भी आपको कंसिडर करनी चाहिए। मतलब आपको कोई सैलरी मिल रही है, बोनस वगैरह कुछ भी मिल रहे हैं एज अ पार्टनर, तो वो बिजनेस इनकम की तरह से टैक्सेबल होंगे, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिलती है या बोनस वगैरह कुछ भी मिलते हैं तो वो कौन से हेड में टैक्सेबल होते हैं? वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन्स टू द फर्म एलएलपी इज आल्सो टैक्स्ड एज पार्टनर्स बिजनेस इनकम। तो अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, आप एक पार्टनर हो और आपने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है और उस लोन पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट इनकम भी आईएफओएस में टैक्सेबल नहीं होगी, वो इनकम भी, इंटरेस्ट इनकम भी पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। The above incomes are taxable only to the extent they are permitted as deductions for the firm। तो जितना फर्म को डिडक्शन अलाउड होगा उतना ही आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर कोई इनकम फर्म के हाथ में, अगर कोई एक्सपेंस फर्म के हाथ में डिसअलाउड है, यानी वो फर्म के हाथ में टैक्सेबल है, तो वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। A partner's share of profit in the firm is tax exempt under section 10(2)(a। मतलब अगर फर्म में आप पार्टनर हो और फर्म का जो भी प्रॉफिट होता है और आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है तो वो आपके हाथ में कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि उस पर फर्म टैक्स पे करती है। डन। इनकम एज अ मेंबर ऑफ एन एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अ मेंबर्स शेयर ऑफ एचयूएफ इनकम इज एग्जेम्प्ट। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम से अगर आपको कोई भी शेयर मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, उस पे एचयूएफ टैक्स पे करती है। Income from an impartible estate of HUF is taxable to the estate's holder, typically the eldest HUF member। तो अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, HUF के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो लीगली डिविजिबल नहीं है, यानी वो इम्पार्टेबल एस्टेट है, तो उससे जो भी इनकम होती है वो जो HUF का एल्डेस्ट मेंबर होता है, कर्ता होता है, उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। इनकम फ्रॉम सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड टू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है। तो अगर आपने कोई खुद से प्रॉपर्टी अक्वायर की थी और उसके बाद फिर आपने एचयूएफ को वो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन एचयूएफ से आपने कंसिडरेशन नहीं ली, तो उस प्रॉपर्टी से भी जो भी इनकम आएगी एचयूएफ को, वो आप ही के हाथ में टैक्स होती रहेगी, ठीक है।
इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल्स इनकम, बेसिकली क्लबिंग की बात कर रहे हैं। तो जब आप अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करते हो तो क्लबिंग वाले प्रोविजंस को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट एसेट ट्रांसफर इज इंक्लूडेड इन द ट्रांसफर्स इनकम। अगर आपने बिना एसेट ट्रांसफर किए कोई इनकम ट्रांसफर कर दी तो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम फ्रॉम अ रिवोकेबल एसेट ट्रांसफर इज आल्सो इंक्लूडेड इन द ट्रांसफरर्स इनकम। अगर आपने कोई ट्रांसफर किया लेकिन वो ट्रांसफर रिवोकेबल है तो आपके हाथ में वो इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है। Spouse's income as per section 64(1)(4), including इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू एनीवन फॉर स्पाउसेस बेनिफिट, ये भी आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू सन्स वाइफ और फॉर हर बेनिफिट, ये बेसिकली ये सारी चीजें हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड एज मेंशन्ड इन सेक्शन 64(1)(a), ये भी आप ही के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय एन इंडिविजुअल। अब आओ इसमें हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि आपको आपका रेजिडेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे आइडेंटिफाई होगा ये आप लोगों को मालूम है, इसमें हम लोग नहीं जा रहे। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, ये भी आप लोगों को मालूम है कि कौन सी इनकम कौन से वाले हेड में क्लासिफाई होगी। इसको बस आप लोग एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेना, इसमें मैं जा नहीं रहा हूं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, तो सैलरीज में कैसे कंप्यूटेशन होगा, पीजीबीपी में कैसे कंप्यूटेशन होगा, आईएफओएस वगैरह वगैरह सब में कैसे कंप्यूटेशन होगा वो आप देख लोगे। क्लबिंग आपको करनी होगी, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आपको करना होगा, और ये सब करने के बाद आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। ठीक है। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम होंगे। तो आपको पता है चैप्टर 6A के डिडक्शंस जो कि ओल्ड स्कीम में एप्लीकेबल होते हैं, तो वो सारे के सारे डिडक्शंस यहां पर आपको मिलेंगे। और उसके बाद आपके पास जो बचेगी वो आएगी टोटल इनकम। ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगी टोटल इनकम। जो भी आपकी टोटल इनकम होती है वो 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ की जाती है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, अब आप इस पे टोटल इनकम पर टैक्स के रेट्स लगाओगे। ठीक है। अगर आप ओल्ड स्कीम में हो, आपकी एज 60 से कम है, तो 2.5 लाख रुपए तक मिल, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर 30% एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है। अगर आपकी एज 60 के ऊपर है तो कुछ और हो जाएगी। अगर आप न्यू स्कीम में आ रहे हो तो फिर 3 लाख तक मिल, 3 लाख से 7 लाख 5% वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह से आपको करना होगा। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, सरचार्ज एंड रिबेट। ठीक है। सरचार्ज के बारे में हम सब लोगों को पता है, क्या पता है कि अगर 50 लाख रुपए से ऊपर आपकी इनकम होती है, 50 लाख से 1 करोड़ तक आपकी इनकम होती है, अगर 50 लाख से 1 करोड़ तक आपकी इनकम होती है तो उस पर 10% के रेट से सरचार्ज लगता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक की इनकम पर 15% के रेट से सरचार्ज लगता है। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की इनकम पर 25% के रेट से सरचार्ज लगता है, और 5 करोड़ से ऊपर 37% के रेट से सरचार्ज लगता है। ये ओल्ड स्कीम में होता है। ठीक है। ये ओल्ड स्कीम में होता है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने सरचार्ज के बारे में सिर्फ इतना ही समझा था, बट अब आप लोग सरचार्ज के बारे में थोड़ा सा और ध्यान से समझने वाले हो। ठीक है। दिस इज सरचार्ज फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है। दिस इज सरचार्ज फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर सेक्शन 115 BAC। मतलब ये न्यू स्कीम से रिलेटेड सरचार्ज के बारे में यहां पर बात हो रही है। सेम रेट्स हैं जो पिछले साल थे वो इस साल भी है। असेसमेंट ईयर 25-26 में भी सेम रेट्स ऑफ सरचार्ज लगने वाला है। तो देखो, सरचार्ज इज एन एक्स्ट्रा टैक्स लेविड ऑन द इनकम टैक्स पेबल। इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स। ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो फिर 10% ऑफ द सरचार्ज 10% लगेगा सरचार्ज ऑन द इनकम टैक्स। ये कैलकुलेट करना हम लोगों को आता है। अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ तक है तो 15% सरचार्ज लगेगा ऑन द इनकम टैक्स। ये भी हम लोगों को मालूम है। अब सुनना, अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, 112 एंड 112A। ठीक है। मतलब आपकी जो बाकी इनकम है, इसका मैं एग्जांपल लेके आप लोगों को बताऊंगा। आपके पास मान लो डिविडेंड इनकम है, या डिविडेंड इनकम को एक बार जाने दो। आपके पास सपोज LTCG है अंडर सेक्शन 112। ठीक है। अब सेक्शन 112 वाला जो LTCG होता है उसमें आपके पास चॉइस होती है कि या तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लो और 20% ले लो, या फिर आप विदाउट इंडेक्सेशन ले लो और 12.5% के रेट से टैक्स कैलकुलेट कर दो। मैं कहता हूं चलो मैं 12.5% के रेट से टैक्स कैलकुलेट करूंगा। मेरे पास जो LTCG है वो है लेट्स से 50 लाख रुपए का। मेरे पास जो LTCG है वो है लेट्स से 50 लाख रुपए का, और जो मेरी अदर इनकम है, वो है सपोज 2 करोड़ 25 लाख रुपए की। जो मेरी अदर इनकम है वो है सपोज 2 करोड़ 25 लाख रुपए की। ठीक है। तो अब मेरी जो टोटल इनकम हो गई है वो 2 करोड़ 75 लाख रुपीस की हो गई है। ठीक है। मेरी जो टोटल इनकम है वो 2 करोड़ 75 लाख रुपीस की हो गई है। यस और नो? मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ 75 लाख रुपीस की हो गई है।
इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और अगर हम लोग इसके बेसिस पर जाएं कि इनकम अगर 2 करोड़ से ऊपर होती है तो 25% सरचार्ज लगता है आपके इनकम टैक्स पर। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, ठीक है, जो आपका ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना 112 वाला 50 लाख, इसके ऊपर जो भी टैक्स आएगा, इसके ऊपर टैक्स क्या आएगा, इसके ऊपर टैक्स आएगा 12.5% ऑफ 50 लाख रुपीज। तो इस पर टैक्स आएगा 12.5% ऑफ 50 लाख रुपीज। देखो कितना आता है ये आएगा 6,25,000 रुपीज। ये टैक्स आएगा 6,25,000 रुपीज। और ये जो 2 करोड़ 75 लाख, सॉरी, ये जो 2 करोड़ 25 लाख रुपीज है, इस पर टैक्स कितना आएगा, इस पर टैक्स कितना आएगा 2 करोड़ 75 लाख रुपीस पर। तो इसमें देखो, अगर हम न्यू स्कीम के बारे में, चलो ओल्ड स्कीम के बारे में, चलो न्यू स्कीम से करते हैं, चाहे न्यू स्कीम हो चाहे ओल्ड स्कीम हो, बात एकदम सेम है, ठीक है। ये जो 2 करोड़ से 5 करोड़ वाले, 2 करोड़ के ऊपर है ना 25%, इसमें बात एकदम सेम है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चाहे न्यू स्कीम हो चाहे ओल्ड स्कीम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं 2 करोड़ 75 लाख रुपीस ये न्यू स्कीम में, ठीक है, फिलहाल मैं मान लेता हूं 2 करोड़ 75 लाख रुपीस ये न्यू स्कीम में। तो जीरो से लेकर 3 लाख रुपए तक तो निल, ठीक है। 3 लाख से 7 लाख, तो 7 लाख माइनस 3 लाख, 5% के रेट से टैक्स लगेगा, ठीक है। फिर 7 लाख से 10 लाख, 10% के रेट से टैक्स लगेगा। 10 लाख माइनस 7 लाख, किस रेट से टैक्स लगेगा, 10% के रेट से टैक्स लगेगा। फिर 10 लाख से 12 लाख, 15% के रेट से टैक्स लगेगा। फिर 12 लाख से 15 लाख, 12 लाख से 15 लाख, 12 13 14 15, हाँ 12 लाख से 15 लाख किस परसेंट से, 20% के रेट से टैक्स लगेगा। 12 लाख से 15 लाख, तो इस 3 लाख पर 20% के रेट से टैक्स लगेगा। और फिर 15 लाख के ऊपर 2 करोड़ 75 लाख, तो सॉरी 2 करोड़ 25 लाख, 15 लाख के ऊपर 2 करोड़ 25 लाख तक 30% के रेट से टैक्स लगेगा। ये 30% के रेट से टैक्स लग गया है। तो टोटल टैक्स कितना आया, 64,40,000 रुपीज आया। टोटल टैक्स आ गया 64,40,000 रुपीज। अब हम लोगों को क्या करना होगा, ये वाला जो टैक्स आया ना, सिर्फ इसके ऊपर हम लोग सरचार्ज लगाएंगे, इसके ऊपर हम लोग सरचार्ज लगाएंगे एट 25%। सरचार्ज किस पर लगता है, सरचार्ज टैक्स के अमाउंट पर लगता है। सरचार्ज कभी भी इनकम के ऊपर नहीं लगता, सरचार्ज टैक्स के अमाउंट के ऊपर लगता है, ठीक है। तो ये वाली जो इनकम है, अदर इनकम, अगर ये 2 करोड़ से ज्यादा है, मतलब जो आपकी टोटल इनकम है वो एक्सक्लूडिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, अगर ये फिर भी 2 करोड़ से ज्यादा है, तो इसके ऊपर जो भी टैक्स आएगा, इस पर सरचार्ज आप 25% के रेट से लगाओगे। तो 64,40,000 रुपीज पर 25% के रेट से सरचार्ज लगेगा, एंड दिस विल बी 16,10,000, ठीक है, दिस विल बी 16,10,000। क्लियर हो रही है बात, दिस विल बी 16,10,000। लेकिन ये जो आपका ये वाला है ना, ये जो 50 लाख रुपीस वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इस पर जो टैक्स आया है, इस पर जो सरचार्ज लगेगा, वो सरचार्ज 15% के रेट से ही लगेगा। इस पर 15% के रेट से ही सरचार्ज लगेगा। तो 6,25,000 का 15% ये आता है 93,750। ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है 93,750। तो टोटल सरचार्ज हो जाएगा दिस प्लस दिस। द पॉइंट इज कि ये 4 टाइप की इनकम्स हैं। एक है डिविडेंड इनकम, एक है डिविडेंड इनकम, एक है एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A, एक है एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112, और एक है एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A। इन 4 इनकम्स के अलावा अगर आपकी बाकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर होती है, तो उस इनकम पर जो टैक्स आता है, ध्यान से सुनना, इन 4 इनकम्स के अलावा अगर आपकी बाकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर होती है, तो इस पर जो टैक्स आता है, इस पर जो सरचार्ज लगेगा वही 25% होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और जो भी लॉन्ग टर्म क्या, जो भी ये वाली इनकम है, इस इनकम पर जो भी टैक्स आएगा, उस पर सरचार्ज कभी भी 15% से ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है। उस पर सरचार्ज कभी भी 15% से ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो देखो अब ये देखो, टोटल इनकम 2 करोड़ रुपीस एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शंस 111A, 112, 112A, तो 25% सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स। टोटल इनकम ग्रेटर देन 2 करोड़ इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शंस ये, तो 15% सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स एंड सरचार्ज ऑन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शंस ये, नॉट एक्सीडिंग 15%।
ठीक है। तो अगर आपकी जो टोटल इनकम इंक्लूडिंग 2 करोड़ के ऊपर हो जाती है तो आपको यह देखना होगा कि 2 करोड़ के ऊपर अगर एक्सक्लूडिंग वो इनकम ऊपर जाती है तभी आपको 25% लगाना है। लेकिन अगर उसको इंक्लूड करके 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, मतलब सिर्फ कैपिटल गेन्स होने की वजह से 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, मतलब क्या हो गया, मतलब अगर मान लो आपकी जो ये वाली है सपोज LTCG अंडर सेक्शन 112, ठीक है, ये इनकम आई आपकी लेट्स से 50 लाख रुपए, ये इनकम आई सपोज आपकी लेट्स से 50 लाख रुपए, और जो आपकी अदर इनकम है, अदर इनकम आई है आपकी 1 करोड़ 75 लाख रुपीस। अदर इनकम आपकी आई है 1 करोड़ 75 लाख रुपीस। तो आप देखो ना टोटल इनकम आपकी कितनी आ रही है, 175 प्लस 50 यानी 2 करोड़ 25 लाख रुपीस की टोटल इनकम आ जा रही है। आपकी जो टोटल इनकम आ रही है वो 2 करोड़ 25 लाख रुपीस की आ रही है। आपकी जो टोटल इनकम आ रही है वो 2 करोड़ 25 लाख रुपीस की आ रही है, ठीक है। अब इस पूरे के पूरी इनकम पर इवन दो दिस इज ग्रेटर देन 2 करोड़ रुपीस 25% का सरचार्ज नहीं लगेगा। इस इनकम पर जो टैक्स लगेगा वो भी 15% होगा, और इस इनकम पर जो सरचार्ज लगेगा वो भी 15% होगा। इट्स ओनली जब ये अदर इनकम, मतलब ये 4 इनकम्स को छोड़ के जो बाकी इनकम होती है वो अगर मिलाकर सिर्फ वही इनकम 2 करोड़ के ऊपर आ जाती है तो सिर्फ उस वाली इनकम पर जो टैक्स आता है उस पर 25% के रेट से सरचार्ज लगता है। अगर इन सब इनकम्स को मिला दिया और तब जाकर 2 करोड़ के ऊपर हुआ, अदरवाइज तो ये 175 ही है, लेकिन कैपिटल गेन्स मिलाने के बाद ये 225 हुई है तो इस पर भी 15% का सरचार्ज और इस पर भी 15% का सरचार्ज, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अगर आप ओल्ड स्कीम में जा रहे हो तो भी सेम चीज है। अब ओल्ड स्कीम में यहां पर क्या हो जाता है, एक 2 करोड़ से 5 करोड़ वाला भी स्लैब है और एक 5 करोड़ के ऊपर वाला स्लैब है, ठीक है। न्यू स्कीम में जो सरचार्ज है वो तो सिर्फ 2 करोड़ के ऊपर वाला है, 2 करोड़ के ऊपर 25%, ठीक है। न्यू स्कीम में जो सरचार्ज के स्लैब्स हैं वो तो सिर्फ 2 करोड़ के ऊपर है कि 2 करोड़ के ऊपर 25% के रेट से सरचार्ज लगेगा, ठीक है। लेकिन ओल्ड स्कीम में 2 करोड़ से 5 करोड़ और फिर 5 करोड़ के ऊपर, तो 2 करोड़ से 5 करोड़ 25% के रेट से सरचार्ज लगता है और 5 करोड़ के ऊपर 37% के रेट से सरचार्ज लगता है ओल्ड स्कीम में। तो अगर आप यहां पर ओल्ड स्कीम में जाते हो, अगर आप ओल्ड स्कीम में जाते हो तो देखो 50 लाख से 1 करोड़ सेम है, 1 करोड़ से 2 करोड़ सेम है। अब यहां पर अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा होती है लेकिन 5 करोड़ से कम होती है, एक्सक्लूडिंग ये 4 इनकम, एक्सक्लूडिंग ये 4 इनकम, तभी 25% का सरचार्ज लगेगा। मतलब इन 4 इनकम्स पर सरचार्ज कभी भी 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर हो जाती है, एक्सक्लूडिंग ये सारी, ये 4 इनकम्स को छोड़कर, इन 4 इनकम्स को छोड़कर अगर 5 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो 37% सरचार्ज लगता है आपका इनकम टैक्स में। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर होती है इंक्लूडिंग दीज, तो पूरी इनकम पर 15% का सरचार्ज लगेगा, पूरी इनकम पर 15% का ही सरचार्ज लगेगा, ठीक है। बेसिकली ये जो 4 इनकम्स है ना, डिविडेंड इनकम्स और ये 3 वाले कैपिटल गेन्स, इन पर कभी भी सरचार्ज 15% से ज्यादा का नहीं लग सकता है। क्या ये सरचार्ज वाली बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये सरचार्ज वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्लियरली? यस, सृष्टि, प्रतिमा, वेरी नाइस, परफेक्ट। अर्पिता शुक्ला, तन्वी, ग्रेट 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 ग्रेट, परफेक्ट, यस यस यस। हितार्थ जोशी, आयुष वर्मा, देवेंद्र नायक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ आप लोगों को मालूम है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A आप लोगों को मालूम है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप लोगों को मालूम है, ठीक है। जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद हमें देखना होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को देखना होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स होती क्या चीज है, आओ इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले आप ये देखो, टैक्स रेजिम चॉइस फॉर असेसीज विदाउट बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, ये बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपके पास पीजीबीपी वाली इनकम नहीं है तो आपके पास हर साल चॉइस रहता है, इफ यू आर नॉट इनटू पीजीबीपी, ठीक है। तो टैक्स रेजिम चॉइस फॉर असेसीज विदाउट बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, अगर आपकी इनकम में पीजीबीपी वाला कंपोनेंट इंक्लूडेड नहीं है तो आपके पास हर साल एक चॉइस है, आप ओल्ड स्कीम में जाना चाहते हो या न्यू स्कीम में जाना चाहते हो। हर साल आप ऐसा कर सकते हो कि इस साल ओल्ड स्कीम में गए, अगले साल न्यू स्कीम में चले गए, फिर अगले साल ओल्ड स्कीम में चले गए, फिर अगले साल न्यू स्कीम में चले गए, एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पीजीबीपी वाली इनकम आती है, अगर आपके पास पीजीबीपी वाली इनकम आती है तो आपके पास सिर्फ एक ही बार की चॉइस आती है, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास एक चॉइस है, आप एक बार ओल्ड स्कीम में चले जाओ, एक बार आप ओल्ड स्कीम में चले जाओ, ठीक है। एक बार जब आपने ओल्ड स्कीम कर दी, ठीक है, उसके बाद फिर आपका मन किया कि आप न्यू स्कीम में आ जाओ भाई, न्यू स्कीम में आ जाओ। अब लेकिन जब आप न्यू स्कीम में आए तो आप वापस ओल्ड स्कीम में नहीं जा सकते, ठीक है। अब अगर आप न्यू स्कीम में आए तो आप वापस ओल्ड स्कीम में नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब ओल्ड स्कीम में जाओ,
उसके बाद अगर आप एक बार ओल्ड स्कीम में जाने के बाद जब आप न्यू स्कीम में आए तो फिर आप उसके बाद ओल्ड स्कीम में नहीं जा सकते। ठीक है, बाकी ये टैक्स पेबल आपका कैसे आता है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी में से टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स का जो भी है उसको माइनस करते हैं, तब आपके पास जाके टैक्स पेबल आता है। और अगर मान लो ज्यादा हो जाता है तो वो टैक्स रिफंड हो जाता है आपका। ठीक है, तो फिर ये आपका टैक्स रिफंड हो जाता है। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स उन लोगों के ऊपर लगता है जिन लोगों को हैवी डिडक्शंस मिलते हैं। हैवी डिडक्शंस का मतलब क्या हो गया, या तो 35 एडी वाला डिडक्शन मिल रहा हो, ठीक है, यानी वो 14 बिजनेसेस इसका आपने डिडक्शन लिया है, तो आपको एक बार ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स देखना पड़ेगा। या आपने अगर मान लो 10AA का डिडक्शन लिया हो, 10AA का क्या होता है, वो डिडक्शंस वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपने एसईजेड में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी है तो फिर जो भी आप एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट से जो भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं उसका आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है। या फिर अगर आपको 80JJAA का डिडक्शन मिल रहा है, 80JJAA क्या होता है कि अगर आपने न्यू एम्प्लॉइज हायर किए तो कॉस्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज का आपको एडिशनल 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज का आपको रिडक्शन मिल जाता है। अगर आपने इन 3 सेक्शंस में से किसी भी एक सेक्शन का डिडक्शन लिया है या एक से ज्यादा सेक्शंस का डिडक्शन लिया है तो आपको एक बार ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को कंसीडर करना पड़ेगा। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कहता है कि हम इन तीनों डिडक्शंस को डिसअलाउ करेंगे, मतलब इन तीनों डिडक्शंस लेने के बाद जो भी आपकी इनकम है उसमें ये तीनों डिडक्शंस आप ऐड बैक कर दो। ठीक है, ये तीनों एडजस्टमेंट आप ऐड बैक कर दो। हाँ, 35 एडी का अगर हम लोग आपको ऐड बैक करवा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हम आपको उन एसेट्स का डिप्रिसिएशन दे देंगे। 35 एडी होता क्या है, 35 एडी होता है कि अगर आपने उन 14 बिजनेसेस को स्टार्ट किया तो जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करोगे उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा, दैट इज 35 एडी। तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में कहता है कि इस डिडक्शन को हम ऐड बैक करवा देते हैं लेकिन डेप्रिसिएशन दे देंगे। तो इंस्टेड ऑफ 100% ऑफ द डिडक्शन जो भी डेप्रिसिएशन बनता है वो डेप्रिसिएशन आपको दे देंगे, और ये करने के बाद आएगी आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, तो जो भी आपकी टोटल इनकम आई उसमें आप ऐड बैक करोगे 10AA का रिडक्शन, आप उसमें ऐड करोगे 35 एडी का रिडक्शन, आप उसमें ऐड करोगे 80 JJAA का रिडक्शन, और आप उसमें से सेक्शन 32 का डिप्रिसिएशन माइनस करोगे, और उसके बाद आपके पास आएगी एडजस्टेड टोटल इनकम। और एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% आपको देना होगा। ठीक है, 18.5%, दिस विल बी द ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। जो एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% है, दिस इज बेसिकली द ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एंड ऑफ कोर्स इसके ऊपर फिर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा ही लगेगा। तो हमें ये देखना होता है कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ज्यादा आ रहा है या फिर ये जो टोटल इनकम पर नॉर्मल तरीके से टैक्स आ रहा था वो ज्यादा आ रहा है। जो भी ज्यादा आ रहा होगा वो हम लोगों को देना होगा। ठीक है, इन दोनों में से जो भी ज्यादा आ रहा होगा वो हम लोगों को देना होगा। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात भी है कि अगर मान लो आपकी टोटल इनकम पर जो नॉर्मल इनकम टैक्स आ रहा है वो मान लो वो कम है और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ज्यादा है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ज्यादा है, तो फिर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जितना भी ज्यादा है उतने का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। और अगले सालों में जब भी मान लो टोटल इनकम पर टैक्स ज्यादा आता है तो आप इस क्रेडिट को इसके अगेंस्ट में यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब देखो, the assessees who avail the profit linked deductions and investment linked deductions section 35AD are subjected to something known as alternate minimum tax. Government of any country needs regular inflow of tax to work for the welfare of the country, and therefore the concept of alternate minimum tax has been introduced. Alternate minimum tax is 18% of the adjusted total income. एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे आती है, एडजस्टेड टोटल इनकम आती है पीजीबीपी वाली इनकम को लो आप, उसमें 10AA के डिडक्शंस ऐड कर दो, बेसिकली टोटल इनकम ले लो आप, नॉट नेसेसरली पीजीबीपी, टोटल इनकम ले लो आप, उसमें 10AA के रिडक्शन ऐड कर दो, 35 एडी का रिडक्शन ऐड कर दो, और इन तीनों सेक्शंस का रिडक्शन ऐड कर दो, 80 JJAA, QQB और RRB। ठीक है, इन तीनों सेक्शंस का, नॉट जस्ट 80 JJAA, इन दोनों का भी ऐड कर दो, और जिन एसेट्स पर आपने 35 एडी का डिडक्शन लिया था उन एसेट्स पर ही सेक्शन 32 के हिसाब से डिप्रिसिएशन निकाल दो, और फिर आपके पास आ जाएगी एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, फिर आपके पास क्या आएगी, एडजस्टेड टोटल इनकम, बस। और इस एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% आपका एएमटी आपको निकालना होगा। ठीक है, this concept is applicable to all the assessees except companies. Alternate minimum tax is applicable only when the adjusted total income of the assessees exceeds 20 लाख रुपीस। तो अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा है तभी आपको एएमटी वाला कॉन्सेप्ट देखना होगा, अदरवाइज इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ ओल्ड स्कीम में ही चलता है, न्यू स्कीम में ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो अगर आप न्यू स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो देयर इज नो नीड टू चेक फॉर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अगर आप ओल्ड स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहे हो तभी यू नीड टू चेक फॉर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है, और वैसे भी न्यू स्कीम में ना तो 10AA का रिडक्शन है ना तो 35 एडी का रिडक्शन है ना, हाँ ये तीन डिडक्शंस न्यू स्कीम में है। ठीक है, 80 JJAA का डिडक्शन न्यू स्कीम में है।
80 JJAA का डिडक्शन न्यू स्कीम में है, बट हाँ 80 QQB का न्यू स्कीम में नहीं है, 80 RRB का भी न्यू स्कीम में नहीं है, सिर्फ 80 JJAA का ही डिडक्शन न्यू स्कीम में है। ठीक है, एनीवे अब जितना भी थियोरेटिकल पोर्शन था वो तो मैं आप लोगों को यहां पर बता चुका हूं। नाउ द थिंग इज कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें एडजस्टमेंट्स जो भी आते हैं वो मोर और लेस सेम टाइप के ही एडजस्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई डिड वाज, जब मैं सीए फाइनल में था तब मैंने एक चीज की थी कि मैं रोज ना एक एक दो दो क्वेश्चंस को सॉल्व करता था, इस टाइप के जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, रोज मैं एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व करता था, और हर क्वेश्चन में जो भी डिफरेंशियल अमेंडमेंट्स होते थे, जो भी नए टाइप के एडजस्टमेंट्स होते थे, उन एडजस्टमेंट्स को एक एक्सेल शीट बनाकर लिख लेता था। तो मैंने आप लोगों के लिए करके दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो ये आया रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल हाउस, अगर ये पीएनएल में डेबिटेड है तो एडेड बैक टू द प्रॉफिट, अदरवाइज कोई उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल हाउस, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन है, अगर पीएनएल में डेबिटेड है तो ऑलवेज एडेड बैक, कंप्यूट फ्रेश एंड डिडक्ट इन द एंड। ठीक है, अदरवाइज कंप्यूट एंड डिडक्ट इन द एंड। राइट, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए और वो पीएनएल में डिडक्टेड है, डेबिटेड है, तो फिर आपको क्या करना होगा, ऐड बैक टू द नेट प्रॉफिट, सब्ट्रैक्ट व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अदरवाइज सिंपली सब्ट्रैक्ट व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये ना क्या हो गया है, बहुत सारे इस टाइप के वो है, बहुत सारे इस टाइप के एडजस्टमेंट्स है, बहुत सारे इस टाइप के एडजस्टमेंट्स है, और ये जितने भी एडजस्टमेंट्स है ये मोर लेस आप देखोगे क्वेश्चंस में ना रिपीट होते रहते हैं, कि क्वेश्चन नंबर 1 में सपोज 10 एडजस्टमेंट्स आए, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया तो उन 10 में से मेरे ख्याल से 4 या 5 एडजस्टमेंट्स आपको सेम मिल ही जाएंगे, उसके बाद फिर सिर्फ 4 या 5 एडजस्टमेंट्स कुछ नए होंगे। तो मैंने ऐसे सारे क्वेश्चंस देखे, सारे तो नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, और बहुत सारे क्वेश्चंस में जितनी भी चीजें हैं ना एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स की, मैंने एक ये वाली लिस्ट बना दी है, और इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स की मैंने ये वाली लिस्ट बना दी है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों के सामने बना दी है। ऐसे होगा क्या, एग्जाम हॉल से एक दिन पहले, एग्जाम हॉल से एक दिन पहले आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस वाली लिस्ट को देखकर जाना है, आपको सारे क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप अगर चाहो तो जैसे जैसे आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे, अगर मान लो वो वाला एडजस्टमेंट यहां पर दिया हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ तो आप उसमें ऐड करते रहो। ठीक है, आप यहां पर जैसे ये पॉइंट नंबर 24 तक मैंने दिया हुआ है, ठीक है, ये मैंने यहां पर पॉइंट नंबर 24 तक दिया हुआ है, तो आपका 25th पॉइंट आ जाएगा, फिर 26th पॉइंट आ जाएगा, फिर 27th पॉइंट आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से जितने भी आपके एडजस्टमेंट्स हैं, जितने भी आपके एडजस्टमेंट्स, अगर मान लो आपको कोई नया एडजस्टमेंट दिखाई देता है क्वेश्चन सॉल्विंग करते समय, अगर आपको कोई नया एडजस्टमेंट दिखाई देता है तो आप उसमें अपने हिसाब से बना सकते हो, बाकी पूरा स्ट्रक्चर एक तैयार करके मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर एक तैयार करके मैंने यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है। थैंक यू सृष्टि, थैंक यू देवेन, थैंक यू एवरीवन फॉर अप्रिशिएटिंग। ठीक है, तो ये एक पूरी चीज यहां पर है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एग्जाम से एक दिन पहले आपको वो बड़े बड़े पीजीबीपी वाले क्वेश्चंस या बड़े बड़े इनकम टैक्स लायबिलिटी के कंप्यूटेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप लोगों को सिंपली इस वाली शीट को गो थ्रू करना है एंड यू आर डन। बाकी चैप्टर्स पे, बाकी क्वेश्चंस पर आप लोग अपना फोकस कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, लेकिन उन 2-3 क्वेश्चंस को करवाने से पहले, पहले तो एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ और ज्ञान दूंगा कि आपको एग्जाम हॉल में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए वगैरह वगैरह, और उसके बाद फिर हम लोग ये 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक। अभी 6:33 हुए हैं, चलो 6:40 पर मिलते हैं। ठीक है, लेट्स रिज्यूम एट 6:40। हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? ठीक है, देखो क्या होता है जब एग्जाम हॉल में पेपर मिलता है ना, जब एग्जाम हॉल में पेपर मिलता है तो आपको एमसीक्यूज का अलग होता है, फिर इनकम टैक्स का मिलता है, फिर होता है आपका जीएसटी। ठीक है, इनकम टैक्स वाले पेपर में जो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यही 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने लग गया है अब। ठीक है, वो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है जो इस वाले चैप्टर से आएगा। मतलब इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारे 15-15 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है। जीएसटी में अगर हम लोग देखें तो जीएसटी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 15 मार्क्स का आता है,
और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस में ना दो पार्ट्स होते हैं। एक तो 10 मार्क्स का होता है जो पेमेंट ऑफ टैक्स वाला होता है, पेमेंट ऑफ टैक्स, और एक होता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये यूजुअली एग्जेम्पशन से पूछने लग गए हैं अब ये लोग, एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी से ये 5 नंबर का सवाल ये लोग अब पूछने लग गए हैं। ठीक है, आपको पेपर किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ और आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। अक्सर जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये है कि वो लोग क्वेश्चन नंबर 1 इस 15 मार्क्स के कंपलसरी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मजा बहुत आता है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा तो बहुत आता ही है। ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है अगर आपने इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट किया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप अगर 1.8 से मल्टीप्लाई करो इसको तो 27 मिनट्स आपको मिलते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन किसी हालत में भी 27 मिनट्स के अंदर तो सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, और शुरुआत में आप क्योंकि पहला क्वेश्चन होता है तो आप लोग धीरे धीरे इसको लिखना शुरू करते हो, सजा सजा के इसको लिखना शुरू करते हो, और फिर अननेसेसरीली बहुत ज्यादा टाइम इसमें चला जाता है, बहुत एक्सेसिव टाइम इस वाले क्वेश्चन में चला जाता है। ठीक है, और उसका कोई फायदा होता नहीं है, और फिर पता लगा 1 घंटा चला गया इस वाले क्वेश्चन में, उसके बाद फिर आपको पैनिक होता है कि यार बाकी पूरा का पूरा पेपर मेरा पड़ा है और अभी सिर्फ 2 ही घंटे रह गए। ठीक है, तो मेरा क्या कहना होता है आप लोगों से, और ये कई सारे स्टूडेंट्स ने ट्राई भी किया है एंड दे हैव सक्सीडेड इन इट। इनफैक्ट मैंने भी सीए फाइनल में इसी तरह से एग्जाम दिया था। क्या होता है कि ये जो 15 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन आता है ना, इसमें इंस्टीट्यूट जानबूझ के कोई ना कोई एक ऐसा एडजस्टमेंट जरूर देगा जो आप लोगों को इमीडिएटली देखते ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, होता ही है ये, और फिर आप लोग पैनिक कर जाते हो और इसमें बहुत ज्यादा इसमें टाइम और एनर्जी इसमें वेस्ट होती रहती है। आइडियली आपको करना क्या चाहिए, आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आखिरी के आधे घंटे में करना चाहिए। ये आपको आखिरी के आधे घंटे में करना चाहिए, मतलब 2 बजे से जब आपका पेपर शुरू होता है 5 बजे तक आपका पेपर चलता है, 4:30 बजे से पहले आपको ये क्वेश्चन रीड भी नहीं करना है। अंडरस्टैंड दिस, 4:30 बजे से पहले आपको ये क्वेश्चन रीड भी नहीं करना है। मतलब वो जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम होगा उसमें एक बार चाहो तो देख लो इसको, लेकिन उसके बाद जैसे ही 2 बजे आप लोगों को आंसर शीट मिलती है उसके बाद आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन रीड भी नहीं करना है, सोचना भी नहीं है इसके बारे में। आपको सबसे पहले इनकम टैक्स या जीएसटी के वो क्वेश्चंस करने हैं जिनमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं आपको सबसे पहले वो वाले क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद आपको जीएसटी का ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, 15 नंबर का, ये 10 नंबर का पेमेंट ऑफ टैक्स, और ये 5 नंबर का एग्जेम्पशंस। उसके बाद आपको करने हैं एमसीक्यूज। सबसे पहले एमसीक्यूज नहीं करने, सबसे पहले एमसीक्यूज इसलिए नहीं करने क्योंकि एमसीक्यूज में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपका जो भी आंसर आएगा वो आपके ऑप्शंस में अगर दिख गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखा तो दिक्कत वाली बात है ना। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपका आंसर अगर गलत भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। एमसीक्यूज में अगर आपका आंसर गलत है तो आपको कोई स्टेप मार्किंग तो मिलेगी नहीं, प्लस आप वहीं पर अपना आंसर मिलाने की कोशिश करते रहोगे, आपका आंसर कहीं आएगा नहीं, फिर आप अपने आंसर में देखोगे यार मुझसे क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई, अननेसेसरीली ना उसमें टाइम बहुत चला जाता है। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर सॉल्व करना है। आपको सिर्फ अपनी टैक्स की नॉलेज ही नहीं दिखानी है, आपको टाइम मैनेजमेंट भी दिखाना है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट इसी तरह से आएगा, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनकम टैक्स के पेपर में 15 नंबर के कंपलसरी क्वेश्चन को तो आप भूल जाओ, वो आपको 4:30 बजे से पहले पढ़ना भी नहीं है। रीडिंग टाइम में एक बार पढ़ोगे, बस ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, बाकी नहीं। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि एक ब्रॉड ओवरव्यू, ब्रॉड आइडिया आपको पता चल जाए कि भाई इसमें करना क्या है, बस उतना ही आपको पढ़ना है, उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर 4:30 बजे आप इस क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना शुरू करोगे। आधे घंटे में जितना हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ और अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, कंप्लीट करना थोड़ी कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन 4:30 बजे से पहले आपको करने हैं डीटी के बाकी सारे क्वेश्चंस, जीएसटी का पूरा पेपर और एमसीक्यूज। एमसीक्यूज भी आपको सेकंड लास्ट में करना है, पहले आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्टिव पेपर जब आप कंप्लीट करोगे ना तो यू विल सी फॉर योरसेल्फ कि आप पास होने लायक नंबर तो ऑलरेडी ला चुके हो। ठीक है, एक बार ब्रेकअप करें तो 30 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, 70 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। 70 में से मैं कह रहा हूं 15 नंबर का हटा दो क्योंकि 15 नंबर आपको लास्ट में करना है। ठीक है, तो 70 में से अगर ये 15 नंबर का कंप्यूटेशन वाला क्वेश्चन आप हटा भी देते हो तो कितने मार्क्स आपके बचते हैं, 55 मार्क्स आपके बचते हैं। पहले ये 55 मार्क्स वाला सॉल्व करो,
ठीक है, सबसे पहले ये 55 मार्क्स आप सॉल्व करो। अब आप मुझे एक बात बताओ, 55 मार्क्स का अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या इसमें से 40 भी नहीं ला पाओगे? ले आओगे ना? ठीक है, 45 50 बहुत आराम से ले आओगे, क्योंकि ये ना छोटे छोटे चैप्टर्स से आते हैं, और अगर ये छोटे छोटे चैप्टर्स से आते हैं तो फिर इसका आंसर आप कर सकते हो, स्टेप मार्किंग भी आपको मिलती है, टाइमली भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप आओ इन एमसीक्यूज में। इन एमसीक्यूज में मोस्टली केस बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, और सिर्फ एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर का नॉर्मल स्टैंड अलोन एमसीक्यू आता है। जो ये केस बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं उसमें भी आप, मैं कह रहा हूं 30 नंबर के एमसीक्यूज आपने अगर किए, 20 नंबर आ गए बहुत है, 20 नंबर आ गए बहुत है। आप मुझे एक बात बताओ, 55 नंबर के पेपर में से आप 45 ले आए, 30 नंबर के एमसीक्यूज में से आप गिरी से गिरी हालत में 20 ले आए, आपका स्कोर क्या हो गया? आपका स्कोर 65 तो आ ही गया ना, आपका स्कोर 65 तो आ ही गया। उसके बाद ये जो 15 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको देख लो, जितना हो पाए उतना अच्छा है। इस 15 नंबर के क्वेश्चन को करते करते अगर आपको मान लो 8 नंबर भी मिल गए, यहां पर 8 नंबर आ गए, तो आपका कितना आ गया? 8 9 10 11 12 13 73 मार्क्स आपके आ गए। क्या ये 73 मार्क्स कम होते हैं? कहीं से कम नहीं होते मेरे भाई। क्या ये 73 मार्क्स आप लोगों को कम लगते हैं? कहीं से भी कम नहीं लगते, कहीं से कम नहीं होते ये। ठीक है, लेकिन ये करने के लिए ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। कई सारे लोग ये करते हैं, और ट्रस्ट मी, आप में से भी कई सारे लोग इसको नहीं सुनोगे और ऐसे ही करोगे कि 15 नंबर का जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसी के पीछे पड़ जाओगे। अब ये 15 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन करने के पीछे पड़ने का कोई पॉइंट ही नहीं है भाई। वहां पर आपको अपनी इंटेलेक्चुअल प्राउएस नहीं दिखानी है, वहां पर आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट दिखाना है कि भाई देखो, मैं इतना बड़ा पेपर कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकता हूं। और आप अगर ये सिर्फ इतना करके 55 मार्क्स और ये एमसीक्यूज भी सिर्फ, और ये तो मैं गिरी से गिरी हालत में ले रहा हूं यार, 55 मार्क्स में से आप सिर्फ 45 ला सकते हो क्या? 55 मार्क्स में से आप सिर्फ 45 ला सकते हो क्या? नहीं ना। 55 मार्क्स में से आप लोग बहुत आराम से 47 50 तो ला ही सकते हो। और ये 30 नंबर के एमसीक्यूज में से ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ 20 ही नंबर ला सकते हो, आप और भी नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो आपको ये वाले टॉपिक्स को इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। ये बात क्लियर हो रही है सब लोगों को? क्वेश्चन पेपर किस सीक्वेंस में आप लोग सॉल्व करोगे, बात समझ में आ रही है? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ भाई इस सीक्वेंस में करने से, मतलब लॉजिकल लग रहा है कि हाँ भाई इस सीक्वेंस में सॉल्व करने से हम लोगों का अच्छे मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकते हैं। यस, प्रियंका, करिश्मा, आतिश, फैन ऑफ एमएस धोनी, निशिता सिंह, वायरल नहीं विरल, विरल काबा, आकांक्षा गुप्ता, फैन पवन, ग्रेट। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को लॉजिक है ना इसमें, तो ये लॉजिकली आपको चलना है। डन देवेन? अब देवेन भाई साहब एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार कि लास्ट डे बिफोर एग्जाम बता देना। वो लास्ट डे बिफोर एग्जाम का बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है मेरे भाई। लास्ट डे बिफोर एग्जाम, एग्जाम से एक दिन पहले आपको कौन से चैप्टर करना है, क्या करना है। एक तो आपका सवाल जो शुरुआत में था ना, वो ये था कि किस चैप्टर में से ज्यादा मार्क्स का आता है। ये कोई नहीं बता सकता, ये कोई नहीं बता सकता कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इंस्टीट्यूट भी एक ब्रॉड गाइडलाइन देता है, लेकिन वो ये मतलब वो फॉलो होती ही नहीं है। ठीक है, ये कभी नहीं बताया जा सकता कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आना है, तो फिर आपको इसी सीक्वेंस में आपको करना चाहिए। बेस्ट तरीका टू रिवाइज लास्ट डे बिफोर एग्जाम ये है कि आप छोटे छोटे चैप्टर्स को पहले रिवाइज करो। ठीक है, वन डे बिफोर एग्जाम का देवेन पूछ रहे हो, और सब लोग सुन लेना बहुत आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी क्या गलती होती है मैं आपको बताता हूं। आप लॉ का पेपर देकर आए, आप लॉ का पेपर देकर आए, अब लॉ का पेपर देके आने के बाद आपका मन करता है कि मैं कोई बहुत बड़ा सा टॉपिक उठा लूं जिसको आज ही आज मैं निपटा दूं, उसके बाद कल छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाएंगे। यही होता है, ये नहीं करना है। आप लॉ का पेपर देके आओगे, आप ऑलरेडी बहुत थके हुए हो, अंडरस्टैंड दिस थिंग। एग्जाम से एक रात पहले पता नहीं कोई कितना सो पाया है, कितना नहीं सो पाया है। लॉ के पेपर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप ले चुके हो। अब पेपर से जब वापस आए हो तो आपको वो टॉपिक्स करने हैं जो छोटे छोटे हैं और जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो, लाइक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये छोटे छोटे टॉपिक, जितने छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोग पहले दिन निपटा सकते हो उतना बेहतर है। ठीक है, जीएसटी के बारे में बात करें तो सप्लाई अंडर जीएसटी, सप्लाई अंडर जीएसटी वैसे देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन है तो छोटू सा ना, उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, सिर्फ देखने में वो बहुत बड़ा है, लेकिन अदरवाइज वो छोटा सा चैप्टर ना। टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इन छोटे छोटे चैप्टर्स को जितना ज्यादा हो सके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे के सारे आपको एक ही दिन में करने, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको मैं बस एक आइडिया दे रहा हूं कि जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं ना, जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जिनको आप बेसिकली टिक लगा सकते हो। हाँ, मैंने टाइम ऑफ सप्लाई किया, आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने टाइम ऑफ सप्लाई के सारा का सारा रिविजन भी कर लिया, सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, टिक। फिर उसके बाद 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई कर लिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई में जितना भी इंपॉर्टेंट है मैंने उसको भी कर लिया, टिक। तो जितने टॉपिक्स आपको अगले दिन सुबह उठ के पहले दिन से ऑलरेडी टिक मार्क्ड मिलेंगे ना, उतना आपके लिए फायदा होगा।
समझ लो बात को, जितने टॉपिक्स आपको टिक मार्क मिलेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। आप सोचो, आपने शाम को पीजीबीपी उठाया, मैं गारंटी से कह रहा हूं आप लॉ वाले पेपर के दिन पीजीबीपी रात को कंप्लीट कर ही नहीं सकते। इतना बड़ा चैप्टर है, आपको कभी कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। और अगर मान लो आपने करने की भी कोशिश की तो कॉन्फिडेंटली आप उसमें टिक मार्क लगा ही नहीं सकते। कैपिटल गेन्स आप कभी भी कॉन्फिडेंटली टिक मार्क लगा ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इनमें आप टिक मार्क लगा सकते हो। अब अगले दिन सुबह जब आप उठे, टैक्स के एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले जब आप सुबह सुबह उठे, तो आपको अपने सिलेबस में से ऑलरेडी बहुत सारे टिक मार्क चैप्टर्स दिख गए, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, किसी भी सब्जेक्ट में, ये मैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं, ग्रुप 2 में भी आप लोग ऐसा कर सकते हो, लॉ में भी आप ऐसा करो। जब अकाउंट्स का पेपर, जैसे लॉ तो ग्रुप 1 में, आप एडवांस अकाउंट्स का पेपर देकर आए, अब पेपर देके आने के बाद लॉ में वो टॉपिक उठा जो आपको आसान लगता है। मुझे लॉ के टॉपिक्स के बारे में आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं आपको टॉपिक का एग्जाम्पल लेकर नहीं बता सकता, बट आई नो कंपनीज एक्ट है, तो कंपनीज एक्ट में तो उठाओ ना। छोटे छोटे अगर मान लो कोई एक्ट है, जैसे फेमा, आई डोंट नो यार, मुझे मालूम नहीं है, ये लॉ का मुझे बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको टॉपिक के नाम लेकर नहीं बता सकता, ठीक है। सीए फाउंडेशन में मुझे फिर भी अकाउंट्स और मैथ्स का थोड़ा बहुत अंदाजा होता है, तो मैं अकाउंट्स का फिर भी बता देता हूं कि अकाउंट्स में ऐसा कर लो सकते हो, वैसे कर सकते हो। पहले मैं अकाउंट्स पढ़ाता ही था, ठीक है। तो आप अकाउंट्स का पेपर देके आओ इंटरमीडिएट में भी, और लॉ के छोटे छोटे टॉपिक्स उठाओ, छोटे छोटे एक्ट्स उठाओ, छोटी छोटी चीजें आप तब उठाओ जब आप थके हुए हो। वो चीजें उठाओ जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो। तो जब आप वो देखोगे ना, जब आप वो कर चुके होगे, तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे एलएलपी होगा यार, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को करना है। अब आओ हम लोग एक आध क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर आप लोग बाकी क्वेश्चंस आप लोग अपने आप से कर लेना, ठीक है। देखो मिस्टर वाई, क्या ये एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको बड़ा सा, ठीक है। दिस वन क्वेश्चन विच आई वांट टू सॉल्व विद यू ऑल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा खासा बड़ा सा है, ये मैं आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस करूंगा, बाकी क्वेश्चंस आप लोग अपने आप से कर लेना, ठीक है। सर यही मैं पूछ रहा था, हाँ मुझे मालूम है यही आप पूछ रहे थे, तभी तो मैंने ये बताया देवेन, आई नो यही आप पूछ रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अदरवाइज ये वाली चीज मैं ये यहां पर नहीं बताता, ये वाली चीज मैं एग्जाम से एक दिन पहले वाले सेशन में लेता, या जिस दिन आपका लॉ का एग्जाम होता उस दिन मैं सेशन में बताता, ठीक है। लेकिन आपने पूछा बता दिया, ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल का है, राइट। मिस्टर एक्स एन इंडिविजुअल सेट अप अ यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन्स। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसने 2019-20 में स्टार्ट की। 19-20 में अगर इसने स्टार्ट किया तो 19-20 इज द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, और हमारा कौन सा है, हमारा 24-25 है। हमारा कौन सा साल है, हमारा 24-25 है। तो जो भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स होंगे उसका 50% का हम लोगों को डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 10AA। ऑल्सो यहां पर अब हम लोगों को एएमटी की भी एप्लीकेशन देखनी होगी। देखो क्वेश्चन आपसे नहीं बोलेगा कि आप एएमटी भी देखो, आपको खुद से देखना पड़ेगा कि अगर किसी क्वेश्चन में 10AA आ रहा है, अगर किसी क्वेश्चन में 80JJAA आ रहा है, अगर किसी क्वेश्चन में 35AD आ रहा है, तो फिर आप लोगों को एएमटी की एप्लीकेशन भी देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन आपसे नहीं बोलेगा, ठीक है। कभी अगर क्वेश्चन ने बोल दिया तो क्वेश्चन को थैंक यू कर देना, लेकिन अगर क्वेश्चन ने आपसे नहीं बोला तो भी आपको करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। The unit fulfills all the conditions of Section 10AA of the Income Tax Act 1961. During the financial year 23-24, he also set up a warehousing facility in the district of Tamil Nadu for storage of agricultural produce. ठीक है, तो इसने 2023-24 में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए एक वेयर हाउस भी बना दिया। तो यहां पर सेक्शन 35AD आ गया। It fulfills all the conditions of Section 35AD. Capital expenditure in respect of warehouse amounted to 75 lakh rupees, including cost of land of 10 lakh rupees. तो अब ये वेयर हाउस है, वेयर हाउस में लैंड और बिल्डिंग ही आएगा। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 75 लाख रुपीस का हुआ, जिसमें 10 लाख रुपए की जमीन है। हम लोग क्या मानेंगे कि बचा हुआ 65 लाख रुपीस क्या है, वो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है। तो अब बिल्डिंग पर 35AD का 100% डिडक्शन मिलेगा आपको सेक्शन 35AD में 65 लाख रुपीस का। लेकिन अगर मान लो न्यू स्कीम होगी तो न्यू स्कीम में आपको 35AD का डिडक्शन तो नहीं मिलेगा, और वहां पर उसकी जगह पर आपको क्या मिलेगा, सेक्शन 32 का डेप्रिसिएशन मिलेगा। बिल्डिंग पर 10% के रेट से डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक। The warehouse became operational with effect from 1st April 2024 and the expenditure of 75 lakh rupees was capitalized in the books as on that date. तो 2024-25 में ही warehouse का capitalization हो गया। Relevant details for financial year 24-25 are as follows. Profit of unit located in SEZ 40 lakh rupees. Export turnover received in India convertible in foreign exchange on or before 30th September 2025 80 lakh rupees. तो ये हो गया export turnover. Domestic sales of above unit ये हो गया 20 lakh rupees. तो total sales कितनी हो गई, टोटल सेल्स हो गई 1 करोड़ रुपए की, ठीक है। टोटल सेल्स हो गई 1 करोड़ रुपए की। तो 40 लाख का जो आपका टोटल प्रॉफिट है
जो आपका टोटल 40 लाख का प्रॉफिट है, तो इसमें से एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट हो जाएगा 40 लाख इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर यानी 80 अपॉन टोटल टर्नओवर यानी 100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट और इसके 50% का आपको रिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 10AA। ठीक है, इसके 50% का रिडक्शन आपको सेक्शन 10AA में मिल जाएगा। ओके, अब देखो, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बिफोर कंसिडरिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD 1,05,00,000 रुपए का ये है। तो इस पे ओल्ड स्कीम में सेक्शन 35AD का रिडक्शन मिल जाएगा, न्यू स्कीम में 35AD का रिडक्शन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा 6,50,000 का। कंप्यूट इनकम टैक्स इंक्लूडिंग AMT अंडर सेक्शन 115 JC, liability of Mr. X for assessment year 25-26 both as per section 115 BAC and as per regular provisions of the Income Tax Act 1961 for assessment year 25-26. Advise whether Mr. X should advise Mr. X whether he should pay tax under the default tax regime or under the normal provisions of the tax. ठीक है, तो अब इनको ओल्ड स्कीम में जाना है या न्यू स्कीम में जाना है ये भी आपको बताना है। तो भाई ये बहुत ही एक्सेसिवली कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के पास। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में देखते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ही चलती है आपकी। तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हम लोग सबसे पहले पीजीबीपी इनकम में देखेंगे। तो एसईजेड वाली यूनिट से प्रॉफिट कितना है, 40 लाख रुपीस, और क्योंकि यहां पर ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है इसलिए 10AA का रिडक्शन यहां पर नहीं मिलेगा और आपका जो प्रॉफिट आएगा 40 लाख रुपीस का ही आ जाएगा। अब वेयर हाउसिंग फैसिलिटी से आपका प्रॉफिट कितना है, 1,05,00,000 रुपीस का है, लेकिन क्योंकि ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है यानी न्यू टैक्स रेजिम है इसलिए 65 लाख रुपीस के कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिडक्शन यहां पर नहीं मिलेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो 6,50,000 रुपीस का डेप्रिसिएशन यहां पर मिल गया, ये आ गया आपका प्रॉफिट। टोटल आपकी इनकम आ गई 1,38,50,000 रुपीस। ठीक है, अब ये न्यू स्कीम है, तो न्यू स्कीम के अंदर अंदर आप टैक्स निकालो। तो न्यू स्कीम में जब आप टैक्स निकालोगे न्यू स्लैब रेट्स के हिसाब से, तो वो टैक्स लायबिलिटी आपकी आएगी 45,98,620। ठीक है, तो न्यू स्कीम में जब आप लोगों ने टैक्स निकाला तो टैक्स लायबिलिटी आई 45,98,620। ठीक है, अब आप ओल्ड स्कीम देखोगे, देखो न्यू स्कीम में एएमटी वगैरह चेक नहीं करना है, ओल्ड स्कीम में एएमटी चेक करना है। तो ओल्ड स्कीम में पहले नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट कैसे आएगा, तो एसईजेड का प्रॉफिट कितना है, 40 लाख रुपीस है, इसमें आपको 10AA का डिडक्शन मिलेगा। 10AA का डिडक्शन कैसे मिलेगा, उसके लिए नोट 3 बनाया हुआ है, ये रहा नोट 3। Since the manufacturing unit is in 6th year of its operation, deduction under section 10AA will be allowed to the extent of 50% of the export profits. Deduction under section 10AA in respect of unit in SEZ is 50% of the export profits. Export profits is profit of the unit of SEZ including into export turnover of the unit in SEZ upon total turnover of the unit in SEZ. Therefore, export profits is 40 lakh rupees into 80 lakhs divided by 1 crore. तो 32 लाख रुपए का आ जाता है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA कितना हो जाएगा, 50% ऑफ 32 लाख यानी 16 लाख। तो ये 16 लाख रुपए का रिडक्शन यहां पर मिल गया। ठीक है, अब वेयर हाउसिंग फैसिलिटी से जो भी प्रॉफिट आया वो 1,05,00,000 रुपए का प्रॉफिट था और 65 लाख रुपीस का यहां पर क्या हो गया, जो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है। ठीक है, तो इतना प्रॉफिट आ गया। तो रेगुलर ओल्ड स्कीम में 64 लाख रुपीस का ही प्रॉफिट आया और इस 64 लाख रुपीस पर 19,81,980 रुपीस का टैक्स बनता है। ठीक है, अब ओल्ड स्कीम में क्योंकि ये दोनों चीजें हैं, 10AA का रिडक्शन है और 35AD का रिडक्शन है, इसलिए हम एक बार एएमटी कैलकुलेट करके देखेंगे। तो एएमटी के लिए हम लोगों को एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे आएगी कि भाई ये जो आपकी यहां पर टोटल इनकम आई है 64 लाख रुपीस, इसमें आप 10AA का रिडक्शन ऐड बैक कर दो, इसमें आप 35AD का रिडक्शन ऐड बैक कर दो और सेक्शन 32 इसका रिडक्शन आप ले लो। तो बेसिकली ये वही आएगा जो न्यू स्कीम में था, है ना, ये वही आएगा जो न्यू स्कीम की टोटल इनकम थी 13850। न्यू स्कीम की वाली इनकम आ जाएगी एडजस्टेड टोटल इनकम। इस पर आप ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगाओगे 18% का। तो आपने यहां पर 18.5%, 18.5% सॉरी, तो 18.5% का यहां पर आपने ये लगाया और क्योंकि ये 1 करोड़ के ऊपर चली गई थी तो इसलिए इस पर 15% के रेट से सरचार्ज भी लगेगा, 15% का सरचार्ज लगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा और टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी आई 30,64,450 रुपीज, 30,64,450 रुपीज। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, अगर ये बंदा न्यू स्कीम में जाता है तो इस पर 45 लाख रुपीस की टैक्स लायबिलिटी आती है, 45 लाख रुपीस की, 46 लाख रुपीस की रादर। ठीक है, तो अगर ये बंदा न्यू स्कीम में जाता है तो इस पर 46 लाख रुपीस की टैक्स लायबिलिटी आती है। लेकिन अगर ये बंदा ओल्ड स्कीम में जाता है
अगर ये बंदा ओल्ड स्कीम में जाता है तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी सिर्फ 19 लाख रुपीस की है, 19,81,000 रुपीस की। क्यों सर, लेकिन अभी तो इसको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ये 30 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। अग्रीड, इसको 30,64,000 रुपए पे करना पड़ेगा। लेकिन ये जो डिफरेंस है ना 3064 माइनस 1981, ये जो डिफरेंस है, मतलब जो रेगुलर टैक्स के ऊपर एक्सेसिव ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स दिया जा रहा है, इसका इसको क्रेडिट मिलेगा। तो आगे आने वाले सालों में अगर कभी ये वाला टैक्स ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स से ज्यादा है तो उस क्रेडिट को यूटिलाइज किया जा सकता है, उस क्रेडिट को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो देखो, since the regular income tax payable is less than the alternate minimum tax payable, the adjusted total income shall be deemed to be the total income, and tax is leviable at the rate of 18.5% thereof, plus surcharge at 15%, plus health at 4%. Health and education cess at 4%. Therefore, tax liability as per section 115 JC is 30,64,450 rupees. Now, since the tax liability of Mr. X under 115 JC is lower than the tax liability as computed under section 115 BAC, it would be beneficial for him to opt out of the default tax regime under section 115 BAC for assessment year 25-26. Moreover, benefit of alternate minimum tax credit is also available to the extent of tax paid in excess over regular tax. ठीक है, तो एएमटी से टैक्स आ रहा है 30,64,450 और रेगुलर प्रोविजन से टैक्स आ रहा है 1981,980। तो ये जो 10,82,470 रुपीस है, इसको क्रेडिट भी मिल जाएगा। तो आगे आने वाले सालों में जब भी कभी रेगुलर टैक्स ईएमटी से ज्यादा होगा टू द एक्सटेंट ऑफ 10,82,470, तो इसका उसको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, डन। तो इसी के साथ हम लोगों का इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन का रिवीजन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। जो चीजें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के बारे में बताई, उनके बारे में प्लीज बहुत ध्यान से सोचना, बहुत ध्यान से उस चीज को फॉलो करना और उसको शेयर कर दो सबके साथ, जिससे सबको ये वाली चीजें पता चल पाए। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। आई विल सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।